हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी। इस क्रम में हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले रहे हैं भूगोल को। और भूगोल में क्लास 6 और 7th के सारे चैप्टर्स अपडेट किए जा चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन। तो बिना किसी बड़ी भूमिका के आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है संसाधन, तो मुख्य रूप से हम इसमें संसाधनों के बारे में सीखेंगे। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखते हैं एक बार पूरा पूरा चैप्टर कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है संसाधन होते क्या हैं, संसाधन बनते कैसे हैं, और साथ साथ संसाधनों का उपयोग क्या होता है। उनके प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, और जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है, उनके भी अंदर जो उनका कह सकते हैं कि उनका जो वितरण है उनको समझाया गया है। फिर बताया गया कि मानव संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पूरे बारे में बात की गई है। तो यही इस पूरे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, यही पूरे पूरे चैप्टर के कंटेंट है जिस पर हमें काम करना है। सबसे पहले इस छोटी सी कहानी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है कहानी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, ऐसा मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। या यूं कहें कि अम्मा ने उनका मोना को जवाब दिया। ये सभी संसाधन है। अब सवाल ये उठता है कि संसाधन क्या है। तो अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा, जैसा कि हम लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है, वो सभी संसाधन है। यहाँ से बात निकल के आती है आपके लिए, संसाधन क्या है। ठीक है, तो संसाधन बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं, या जो भी हमारी बेसिकली आवश्यकताएं हैं, है ना, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वही सारी चीज़ें जो है वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अपने चारों ओर को देखिए और निरीक्षण कीजिए, और आप अनेक प्रकार के संसाधनों को पहचानने में सक्षम होंगे। तो जैसे यहाँ पे जल के बारे में बताया गया है, विद्युत के बारे में बताया गया है, रिक्शा के बारे में बताया गया, पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया गया, कहा गया है कि ये सभी संसाधन हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे करते हैं, और इनका उपयोग आप अलग अलग जैसी आपकी ज़रूरत होती है उनके हिसाब से करते हैं। मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे ताज़ी सब्जियाँ और बाकी जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो सभी क्या है, वे सभी एक संसाधन है। अब संसाधन को संसाधन बनाता कौन है। तो सबसे पहली चीज यहाँ अभी आपने हमने और आपने ऊपर देखी आवश्यकता। ठीक है, संसाधन को संसाधन बनाने का जो मुख्य काम है वो है आवश्यकता का, या यूं कहें कि उसकी उपयोगिता का। तो किसी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका उपयोग हमें पता होना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास रहती तो हैं, लेकिन हमें उसकी उपयोगिता नहीं पता होती, तो वो हमारे लिए उस समय के लिए संसाधन नहीं होती। जैसे अगर आप बात करें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पुराने समय में संसाधन नहीं थी, लेकिन अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में, लेकिन अब वो हमारे लिए संसाधन है। तो जितनी भी वस्तुएं उपयोगी होंगी या इनकी प्रयोज्यता होगी, वो उसे एक संसाधन के रूप में बनाएंगे, लेकिन एक संसाधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, अगर इस बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है समय। उपयोगिता तो है ही, फिर दूसरी बात है समय और उसका मूल्य। ठीक है, तो हमें संसाधन बनाने के लिए, संसाधन को समझने के लिए सबसे पहली चीज समझनी होगी उसकी उपयोगिता, उसका समय और उसका मूल्य। मूल्य का अर्थ यहाँ पैसे से तो है ही, आर्थिक मूल्य से तो है ही, साथ साथ इसका महत्व से भी अर्थ लगाया जा सकता है।
किसी भी चीज़ का प्रयोग और या उसकी उपयोगिता कहें, इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और जितने भी संसाधन हैं वो किसी न किसी तौर पे मूल्यवान देखने को मिलते हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जिन्हें आप रुपए पैसे देकर खरीदते हैं, जबकि कुछ का देखेंगे तो उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एज एग्जाम्पल बताया गया है कि धातुओं का, जैसे मान लीजिए आपने सोना खरीदा, तो सोना आप कैसे खरीदेंगे? सोने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना होगा, कुछ पैसे देने होंगे। जबकि अगर मान लीजिए आप मनाली घूमने गए, तो मनाली घूमने के लिए जो आपने खर्चा किया, वो अगर देखा जाए तो वहाँ का आर्थिक मूल्य नहीं है, वो बहुत सुंदर दृश्य है। या मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे बैठे, तो वहाँ पे मनाली तो चलिए ठीक है, फिर भी आप कुछ पैसे खर्च करके गए, तो वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि आप उसका आर्थिक मूल्य निकाला जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आप अपनी छत पे बैठे हैं और छत से आपको आसमान दिख रहा है बहुत सुंदर सा, तो वो भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो देखा जाए तो ये जो आर्थिक मूल्य है और गैर आर्थिक मूल्य वाले दोनों प्रकार के संसाधन जो देखने को मिलते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, और कहीं न कहीं दोनों मनुष्य की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं। जहाँ सोना जो है वो पहनने के लिए या जो है शो ऑफ करने के लिए कह सकते हैं, या यूँ कहें कि कुछ लोगों के शौक होते हैं सोना पहनना, तो वो उसके लिए उपयोगी है। वैसे ही अगर आप मानसिक कह सकते हैं कि मानसिक संतुष्टि चाहते हैं या मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आप थोड़े ऐसे जो है वो मनोरम दृश्य देखते हैं, ऐसे छत पे बैठे आप आसमान देखेंगे, और या रात को आप लेटे हैं और तारों को देखेंगे, तो मतलब अंतर आत्मा को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो बहुत अच्छा, कुछ एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि जो संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, वो जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही हों। कई बार ऐसा होता है कि वो समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, मतलब समय के अनुसार उनका मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, हम लोगों के पास दादी के बहुत सारे नुस्खे हैं, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी बीमारी या जड़ी को दूर करने के लिए हमारे पास दादी के नुस्खे होते हैं। दादी, या यूँ कहें कि हमारे पास जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके नुस्खे होते हैं। हम पहले होता था कि मान लीजिए हमें बुखार है, तो बुखार है तो किसी ने बताया कि भाई नीम की पत्तियां पीस के और जो है सर पे लगा दीजिए, बुखार उतर जाएगा कड़ा से कड़ा। फोड़ा है तो आप गुलाब की पत्तियां लगा दीजिए। वैसे कोई देखा जाए तो इनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब इनका कोई इनके लिए कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने इसी के मेडिकल मेडिकल गुणों को लेके और उसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया, मतलब अपने नाम से रजिस्टर करा लिया, या एकाधिकार कह सकते हैं इसे, ठीक है, एक अधिकार ले लिया उस पे, तो ये आमतौर पे 10 साल के लिए लिया जाता है, और फिर उसके बाद वो बेचा जाए तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान होता है, ठीक है, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान। जैसे दादी के नुस्खे आपने देखा होगा, तो आमतौर पे आजकल किताबें आने लगी हैं। आप कभी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, रेल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको दादी से नुस्खे नाम से कुछ किताबें देखने को मिल जाएंगी, तो अब उसका आर्थिक मूल्य बन गया। पहले जो कोई सामान्य रूप से पता था तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं था। तो समय और प्रौद्योगिकी, ये जैसे आप टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। ठीक, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं होंगी वैसे वैसे और उसी समय के अनुसार चीजें संसाधन में बदलती जाएंगी। एक तरफ से देखा जाए तो लोग, अगर जो पीपल्स हैं वो स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इन्हें मानव संसाधन कहा जाता है। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास ही विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज जो है ये आती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो संसाधनों की, नए संसाधनों, नवीनतम संसाधनों की या पुराने संसाधनों का इस्तेमाल करने का सोचते हैं या नए संसाधनों का की रचना करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से भी बहुत सारे खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो किसी ने पहले खाना पकाने के लिए आग की खोज की होगी, फिर आग का काम बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं जैसे धातु प्रज्वलन और सबके लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार जो है पहले किसी छोटी मोटी चीज को मूव कराने के लिए किया गया, बाद में उन्हीं पहियों का आविष्कार बड़े बड़े मशीनरियों में किया जाने लगा। ऐसे ही जल विद्युत बनाने से क्या हुआ कि हमारे पास बहते जल, जो बहता जल था पहले हमारे पास उसका कोई स्पेसिफिक मूल्य नहीं था। अब हमने उससे ऊर्जा उत्पन्न कर ली टेक्नोलॉजी के माध्यम से,
और जल विद्युत परियोजनाओं का गठन कर लिया तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। इस प्रकार से देखा जाए तो समय और प्रौद्योगिकी जो है ये दो महत्वपूर्ण कारक के रूप में निकल के आते हैं। समझ लेते हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो दो मुख्य प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो प्रकृति से प्राप्त हो प्राकृतिक संसाधन, और अच्छी बात ये होती है कि ये एक जैसे रहते हैं और बहुत संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, खनिज, मृदा, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जो हमें प्रकृति ने दिया है और ये सीधे सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कई स्थिति ऐसी भी बनती है कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ औजारों को और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। तो इस आधार पे भी इसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन मुख्य रूप से वो संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब दोबारा उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ये इसमें से देखा जाए तो कुछ तो असीमित है, जैसे सौर ऊर्जा की बात हुई तो असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो नवीकरणीय साधनों में कुछ ऐसे भी हैं जो असीमित नहीं है, जो सीमित हैं, जैसे जल, मृदा और वन। अगर इनका उपयोग बुद्धिमत्ता से न किया जाके करके लापरवाही से किया जाए तो उनके भंडार को निश्चित रूप से हम प्रभावित पाते हैं। जैसे अगर हम वनों की कटाई कर दें या जलों का जो है अत्यधिक दोहन कर दें, तो ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली मृदा का जो है क्षरण करें या ऐसी कोई असुविधा हो तो फिर क्या है कि ये इसके भंडार को निश्चित रूप से प्रभावित कर देता है। ठीक है, जल जो है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन देखने में लगता है, लेकिन जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज जो है आप देखते ही होंगे रोज न्यूज में, ये विश्व में बहुत बड़े भागों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, नहीं अगला टॉपिक है नवीकरणीय संसाधन, मतलब इनका भंडार सीमित है या यूं कहें कि इनके भंडार को एक बार समाप्त होने के बाद उसे दोबारा उसी स्थिति में पाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, कह सकते हैं हजारों या लाखों वर्ष भी कई बार लगते हैं। इनकी अवधि जो होती है वो मानव जीवन से बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इनका उपयोग हमें बड़े हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग के आधार पे, जलवायु के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, तो इन सब भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अगर इनमें भिन्नता देखने को मिलेगी तो वहाँ पे संसाधनों का वितरण भी असमान देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा आपने, है ना, तेल शोधन का काम होता है वहाँ पे। तो अब वो कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्री किनारा है। ऐसे ही अगर आप कहें कि आप किसी बेसिन के बजाय, है ना, बेसिन के बजाय किसी आप पठार की जगह पे तेल निकाल सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, या पठारों पे जो खनिज पाए जाएंगे वो आपको समुद्री किनारों पे नहीं पाए जा सकते। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो मुख्य वितरण है वो वहाँ की भूभाग, जलवायु और ऊंचाई के जैसे भौतिक कारक होते हैं उन सब पे निर्भर करता है। बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की, तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो संसाधन के रूप में तब बन जाते हैं जब उनका वो मूल रूप में नहीं रहते और किसी तरीके से उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे या तो लोगों को उनके बारे में जानकारी कम होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि लोहा है उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था, है ना। अब लोहा बाद में संसाधन बन गया, जब लोगों ने सीख लिया लोहा बनाना तो वो उसका उपयोग अलग अलग तरीके से करने लगे, जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहनों के बनाने में। ठीक है, तो ये सभी संसाधन मतलब जो मानव द्वारा उपयोग में लाए जाए वो सब मानव निर्मित संसाधन के नाम से है। माफ कीजिएगा, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाए, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन मनुष्य द्वारा संशोधित करके संसाधन के रूप में लाए जाए
उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सबका उपयोग करके हम किसी न किसी तरीके से मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। एक बड़ा टॉपिक आता है मानव संसाधन क्या है। तो जैसे हमें अभी पता चला, हमने शुरुआत में बात की थी कि मानव या मनुष्य स्वयं में ही एक संसाधन है। देखिए, मानव संसाधन की बात ऐसी है कि जैसा हमें पता है कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, तो उसकी अगर मानव संसाधन की बात करें तो मानव की संख्या जितनी ज़्यादा संख्या होगी और जितनी ज़्यादा उनकी योग्यता होगी या मानसिक क्षमता होगी, उन्हीं के आधार पर वो किसी भी संसाधन को या किसी भी प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो, और हम कह सकते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, मतलब प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है और इन्हीं को मानव संसाधन कहा जाता है। जो मानव का समूह कह सकते हैं, अगर उसे संसाधन के रूप में देखा जाए तो वो भी मानव संसाधन कहलाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ संसाधन, जैसा कि हमने अभी बात की, कुछ संसाधन तो बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं, नवीकृत होते हैं, वो एक समय बाद अपने आप पूरित हो जाते हैं, कुछ ही घंटों बाद। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका उपयोग अगर आप सही और बुद्धिमत्ता से नहीं करेंगे तो फिर वो भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन के आते हैं। उसी के बारे में यहाँ बताया गया। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हीं नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस पे गवर्नमेंट के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। हम जब क्लास 9th और 10th में पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ पे हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि जो है सतत पोषणीय विकास क्या है। अगर इस बारे में बात होती है तो हम कह सकते हैं कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी किया जाए और भविष्य में उनको संरक्षित रखने के लिए, भविष्य के उपयोग के लिए उनको संरक्षित रखने के लिए और ऐसा तारतम्य या संतुलन बनाए रखने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। इसके अनेक तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति एक तो उपभोग अपना कम कर दे और पुनः चक्रण में, रिसाइकिल कहते हैं इसको, रिसाइकलिंग में अपना योगदान दे। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। सभी जीवन, चाहे वो बात हो मानवीय प्रकृति की, चाहे वो बात हो प्राकृतिक, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनका पुनर्चक्रण होना भी जरूरी है, और अगर पुनर्चक्रण नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। यहाँ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब एक दूसरे के आश्रित हैं, तो ये सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसे बुद्धिमान प्राणी हैं। मानव ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो ऐसा कर सकता है, बाकी जानवरों में ये ताकत है नहीं। तो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। सभी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को भी संरक्षित किया जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को कम से कम हानि पहुंचाई जाए। इस माध्यम से हम पृथ्वी और के परितंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ बेसिक सिद्धांत दिए गए हैं सतत पोषणीय विकास के। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल किया जाए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण किया जाए,
प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को या गहन घटाव को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में थोड़ा परिवर्तन लाना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल की योग्य बनाना, ये सब अगर हम करें तो ये कह सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्लोज और हम लगभग इस चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। ये पहला चैप्टर था, हम दूसरे चैप्टर के साथ जल्द ही हाजिर होंगे, संभावित है कल, और जल्द से जल्द हम क्लास 8 को भी कवर कर ले जाएंगे। तो अभी के लिए यहीं तक, आप इसे पूरा देखिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम स्वागत करते हैं उसका। मिलते हैं फिर नए सेशन में। धन्यवाद।